अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अब से कुछ देर पहले कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक फैक्ट्री में राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 3 बच्चों समेत जो है वो 11 अफराद और इनमें बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की शामिल थी, वो जाँ बहक हो गए हैं और अभी इन हलाकतों में मज़ीद इजाफे का ख़दशा जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया है। इससे पहले मुफ्त आटे की जो तकसीम होती थी वहाँ पर भगदड़ मचने से हलाकतों का कुछ दिनों से सुनते आए थे और ऐसा लगता है कि ये वाक़या भी उससे मिलता जुलता है, तसलसल है। लेकिन इस तरह के वाक़यात का पेश आना इंतहाई अफसोसनाक है और इसका कुछ न कुछ जो है वो किया जाना चाहिए। हमारे हालात की भी अक्कासी है। फिर और भी बहुत सारे इसमें मामला है। बहरहाल वो बहस लंबेगी, लेकिन आज एक और इशू है जिसके ऊपर जो है वो बात करनी है और वो जो इंतखाबात के अल्तवा का मामला है वो सुलझने की बजाय मजीद उलझता जा रहा है। आज इस अल्तवा के हवाले से केस की समाअत करने वाला जो बेंच था वो एक मरतबा फिर से टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलग हो गए। अदालत के अंदर एक सर्कुलर आ गया जिसमें यह कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला असरअंदाज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फुल कोर्ट बनाने की, जो आज अटॉर्नी जनरल एक मरतबा फिर से गए उन्होंने इस्तदा की, वो भी मुस्तरद कर दी। जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने सारे मामले पर बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। कुछ लोग जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, हम इस मामले को देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फिर से फुल कोर्ट का मुतालबा करें, जबकि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का ये जो सियासत है उनके मुतालबे को अदलिया पर हमला करार दे रही है। इस केस का आगे क्या बनेगा, बहुत सारे लीगल इशूज हैं, बहुत सारे पोलिटिकल इशूज हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज की इस बहस में जो मौजूद है तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब सीनियर लॉयर हैं, कानूनदान हैं, इस्लामाबाद में ही स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, वो भी हमें जो है वो आज की इस बहस में ज्वाइन करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आपसे करना चाहता हूँ। तासुर ये जा रहा है कि आप लोगों का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, सियासी बयानिया है, वो तासुर ये, और इस केस के हवाले से और जिससे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया उस बिल के हवाले से कि अब ये मुस्लिम लीग नून का एक सियासी बयानिया भी हो गया और सियासी बयानिया में ये भी शामिल है कि मुस्लिम लीग नून वर्सेस जुडिशरी है। मैं इस पे क्या कह सकता हूँ जी, आपने कहा ये सियासी बयानिया है तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी का डिसीजन आया है वो भी सियासी बयानिया है, या जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का लिखा पढ़ा फैसला आया है वो भी सियासी बयानिया है, या आज जो अपने आप से मंदोखेल साहब ने, जस्टिस मंदोखेल ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया, ये भी सियासी मूव है। और कल जो जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया था वो भी सियासी मूव थी। और वो जो फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा का आया है कि आप 184(3) के अंदर कोई केस ना सुने, वो भी सियासी बयानिया था। यानी इस मुल्क के अंदर 16 मुख्तलिफ तंजीमें हैं वकला की, उनमें से 14 तंजीमें एक तरफ खड़ी हो गई हैं और एक ही बात कर रही हैं। जो तमाम जजेस कह रहे हैं वही तंजीमें कह रही हैं, 2 तंजीमें छोड़ के। जजेस की आवाज़ आपने खुद सुन ली है कि वो क्या कह रहे हैं। अगर जजेस भी वही कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी वही कह रहे हैं और तंजीमें जो वकला की हैं वो भी वही कह रही हैं और सियासी जमातें भी वही कह रही हैं, तो भाई ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो। अब और क्या कहें, अगर और कह क्या रहे हैं, कह ये रहे हैं कि इस मुल्क में कोई न्यूट्रल आर्बिटर नहीं बचा, कोई नहीं। सियासतदानों पे तो खैर आप भी शक की नज़र से देखते, बाकी सबको तो छोड़े, चले हमें छोड़ दीजिए, हम भी आपको थोड़ा शक की नज़र से देखते हैं। तो मीडिया को भी छोड़ दीजिए, आपके सामने ही तकसीम उनकी भी आ गई। इदारों का भी जो हाल कर दिया, कैंपेन हमारे हाथ से बहुत पहले निकल चुका है, मामला निकल चुका है, मगर अब जिनके हाथ में था उनके हाथ से भी निकलता जा रहा है। तो इदारों का भी बेड़ा गर्क कर दिया ये चला चला के कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर। ले दे के एक जुडिशरी रह गई थी,
तो जुडिशरी के अंदर से भी खुद ही उसकी दरारें आपको नजर आनी शुरू हो गई। इससे हमारा क्या ताल्लुक है? गवर्नमेंट की टाइमिंग पे सवाल है। गवर्नमेंट की टाइमिंग पे सवाल है कि आप जजेस की टाइमिंग, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, नहीं पहले मेरी एक बात सुनिए, एक मिनट, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। जजेस की टाइमिंग के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? मैं तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट के नहीं, बस हमारे सिर्फ हमारे एहतराम अदालत से और बसद एहतराम आपसे भी, तो हम ही से कर सकते हैं ना। आप ये सवाल हम ही से कर सकते हैं, बस इससे आगे नहीं आप जा सकते। ना इस तरफ जा सकते हमें मालूम है नहीं जा सकते, ना उस तरफ जा सकते ये भी हमें मालूम है नहीं जा सकते। आप कहीं नहीं जा सकते, बस सीधे हमारी तरफ आते। सवाल ये कि हमसे क्यों पूछते भाई? अगर आप जजेस से पूछने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच से पूछने के लिए तैयार नहीं है, तो हमसे काहे को पूछते हैं? आप हुकूमत वक्त है ना सर, प्रॉब्लम इसमें ये है कि हुकूमत वक्त, और मैं आपको अरे भाई हुकूमत वक्त तो आती है, हुकूमत वक्त तो आती है मेरे दोस्त, ऐसे 4-5 साल के लिए। 4-5 तो कभी पूरे ही नहीं हुए, 5 तो कभी पूरे ही नहीं हुए। हुकूमत तो आती है 2-3-4 साल। गुजारिश ये है कि ये अगर एमकम कहती या ऐसी कोई जमात कहती, कोई छोटी जमात कहती जो इस वक्त हुकूमत में ना होती, मसला ये कि आप जो अदलिया से मुतालिक या आपके रहनुमा जो अदलिया से मुतालिक बात करेंगे वो गवर्नमेंट की बात हो। मैंने आपको 5-17 तो कुल मेरे ख्याल में 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। 16 हैं, 6 तो मैंने गिन दिए हैं, तो 2-4 और होंगे जो मेरे अभी गुमान में नहीं है, मुझे नाम नहीं आते होंगे, याद नहीं होंगे, बसत एहतराम। तो आपको मुझसे तो आप पूछ रहे हैं कि आप हुकूमत हैं, तो भाई ये तमाम चीजें जो फैसले धड़ाधड़ आपके सामने, रोज एक फैसला आ रहा है, 5 दिनों में 3 फैसले उसी बेंच के जहां से ये बात शुरू हुई थी आ चुके हैं। ठीक, और रोज एक सीनियर जज, मोअज़्ज़ज़ जज अपने आप को बेंच से अलहदा कर रहे हैं और क्या रहे हैं कि बड़ा बेंच बना दे, ताकि क्या हो, उसके नतीजा क्या होगा कि अवाम में एतमाद बहाल हो जाएगा। लोग कहेंगे अच्छा हाँ फुल कोर्ट बैठ गया है। तो अब तमाम जस्टिसेस इकट्ठे हो गए और एक मामला है, आईनी है, कानूनी है, उसके ऊपर बात होगी और जो भी होगी फिर सब मान जाएंगे। अच्छा, मैं जरा हसन रज़ा पाशा साहब भी आगे स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आपका सर। इंट्रोडक्शन मैं पहले करा चुका हूँ, आपके आने से पहले आपको शामिल बहस करेंगे। मैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये अब मामला बड़ा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। हमारा तो ख्याल था दिन गुजरते हैं, वही रूटीन प्रैक्टिस होती है, समाअत शुरू हो जाती है, लेकिन अभी ये है कि सुप्रीम कोर्ट इदारे के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। क्या होना क्या चाहिए आपकी नज़र में इस मामले के ऊपर जो है वो आगे? देखिए, जहाँ तक तो ये मौजूदा पिटीशन का ताल्लुक है, तो मौजूदा पिटीशन की तरफ तो अब हालात नॉर्मली हो गए, क्योंकि पहले जो बेंच बना, बेंच में से पहले एक जज साहब ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, फिर दूसरे ने रिक्यूज़ कर लिया, आज चीफ जस्टिस साहब ने फाइनल फैसला ही कर लिया कि अब ये 3 मेंबर बेंच ही सुनेगा। और मंडे के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया, तो शायद मंडे ट्यूसडे को हियरिंग करके इसका फैसला हो जाएगा। जहाँ तक इस पिटीशन का ताल्लुक है ये तो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, बाकी बात रह गई इस बात की कि जजेस साहिबान के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफात है, वो बाकी इख्तिलाफात कुछ अरसा से तो चले आ रहे थे, सारे लोग सुन रहे थे, चाहे वो जजेस की अपॉइंटमेंट की हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग की हो, चाहे वो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हो या बेंचेस पे सर्टन जजेस के बारे में हो। वो बाज़ जज साहिबान को कुछ अरसा से एक कंप्लेन रहा था कि जी हमको बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन वो एक जजेस का इंटरनल मामला रहा है, इसलिए जज साहिबान हमेशा से अपने फुल कोर्ट रेफरेंस जो करते हैं वो फुल कोर्ट कॉन्फ्रेंस बिठा करके इन मैटर को रिजॉल्व करते हैं। एक चीज़ की तो अशद ज़रूरत है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यह है कि सुप्रीम कोर्ट बेंचेस में बैठा करेगा, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट ये है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स आप बनाएगी। अब रूल्स 56 में बने, फिर 1980 में बने, उसके बाद रूल्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो उसकी रिकंसिडरेशन की ज़रूरत तो ज़रूर है जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि बेंचेस कैसे बने। लेकिन ये हमेशा से चीफ जस्टिस का सवाबदीद रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जज साहिबान जब एक दूसरे के साथ, जिस तरह सपोज वो एक दूसरे को रिक्यूज़ करते हैं, तो कोई अच्छे अल्फाज से भी रिक्यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार करके वोट है। और जज साहब अगर ये कहते हैं कि जी मुझसे तो पूछा नहीं गया, मेरे सामने ऑर्डर डिक्टेट नहीं हुआ, सो दिस इज रियली समथिंग व्हिच इज एंटायरली इंटरनल। अच्छा, ये सारे जजेस है, उसमें चीफ जस्टिस का लीगली ही इज सीनियर मोस्ट अमंगस्ट इक्वल, ये सारे एक जैसे, तो इनको आपस में बैठ करके ये रिजॉल्व करना होगा, और द अर्लियर द बेटर। अच्छा, अगर उसके लिए अदालत के अंदर तो फिर फोरम तो यही है कि फोरम यही है जहां तक चीफ जस्टिस तमाम
वो जो कही, जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब ने फरमाया कि नहीं जी वो हम जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो जजेस की इस डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की तरफ कोई स्टेप नहीं है। सर्कुलर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब देखिए ये मामला इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया और उसके ऊपर भी एतराज है कि एक तरफ सर्कुलर है और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायजी साहब। अच्छा, उसका मैं लीगल पोजीशन ये है कि नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और 1 जज साहब कोई ऑर्डर कर दे, जुडिशियल साइड पे ऑर्डर करे, तो रजिस्ट्रार साहब अपने सर्कुलर से उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन बेसिकली ये कि जब ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर आने के बाद वो जो पिटीशन पड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 5 जो पड़ी है, उसमें 3 जज साहिबान ने ऑर्डर किया। जो ये पिटीशन है इलेक्शन रिलेटेड, उसमें 3 जज साहिबान ने यही ऑर्डर फरमाया कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ये डिफरेंट है। और इसकी दूसरी सिचुएशन ये कि 2022 में ऑलरेडी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। वो हुआ यह था, कयूम सिद्दीकी साहब ही गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो पिटीशन में एक सोमोटो ले लिया था काजी साहब ने, उसके लिए लार्जर बेंच बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर का अदा करते हुए तो रजिस्ट्रार साहब ने जो ऑर्डर सर्कुलर इशू किया वो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चीफ जस्टिस इशू किया इन लाइट ऑफ कल का जो ऑर्डर है वो और 2022 के ऑर्डर है उसके लाइट में। उसका मतलब ये है कि सारे केसेस रूटीन से चलेंगे अनलेस चीफ जस्टिस साहब अदरवाइज ऑर्डर करें। हसन रजा पाशा साहब, लेकिन 3 जजेस का बेंच जो है उसका फैसला तो 4 जजेस का बेंच ही ओवर रूल कर सकता है ना। 4 जजेस, मुझे तो यही समझ थी। लेकिन होता ऐसे है कि अगर 3 का बेंच फैसला ही ओवर रूल कर सकता है। नहीं, मगर वो तो एक मिनट ठहरिए ना, होता ऐसे है ज्यादातर कि अगर कोई 3 जजेस का बेंच फैसला देता है तो उसको खत्म करने के लिए कि भाई ये एप्लीकेबल नहीं है, 4 जजेस का बेंच बैठ के एक फैसला कर देता है। वो मैं अर्ज करूं, ये जो फैसला ये आया था ना, जिसमें काजी पाइसा साहब, अमीनुद्दीन खान साहब ने ये होल्ड किया कि ये जो 184 के केसेस नहीं चलेंगे, वो चीफ जस्टिस ने कल वाले ऑर्डर में जो ऑर्डर पास किया वो 3 जज साहिबान ने, 4 का बेंच है, 4 मेंबर बेंच बैठा है, मंदू खेल साहब समेत 4 मेंबर बेंच ने 3 जज की मेजॉरिटी के साथ उसको ओवर रूल किया कि ये एप्लीकेबल नहीं। वो खत्म 2 जजेस का मेजॉरिटी फैसला था, तो ये 3 जजेस का फैसला तो नहीं, मंदू खेल साहब ने लिख लिया माइनस। उन्होंने तो यही कहा, वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। मैं जरा उस पे आता हूं, जरा हसन रजा साहब एक सवाल जरा पहले जरा बात उनसे जरा कर लें, क्योंकि उनका भी एलामिया है। हसन रजा साहब, ये फुल कोर्ट का मुतालबा एक मरतबा फिर से आप लोगों ने जो है वो दोबारा से दोहराया, कि अभी भी आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ये काम कर सकते हैं? क्योंकि आज फिर अटॉर्नी जनरल ने बात की, वो जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी कोर्ट ने। सर, बात ये है कि ये बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ रिसेंट पास्ट में, जब आर्टिकल 63A के हवाले से पंजाब असम्बली की पिटीशंस ज़ेरे समात थी जी, वहाँ हम खुद गए थे। उस वक्त के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार 6 साबका सदूर थे, पाकिस्तान बार कौंसिल के 6-7 मेंबर्स थे। हम गए, हमने रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, आप फुल कोर्ट बना दें। टर्न डाउन कर दी गई, नहीं हुआ। अब वो जो फैसला है वो रिव्यू में पेंडिंग है, और उसमें एक फ्री कहता है कि री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, दूसरा कहता है जी कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है। और जो देखें, जिन 20 या 21 मेंबरान सूबाई असेंबली को डी सीट कर दिया गया, उनको उस गुनाह की सजा दी गई जो उन्होंने सरजादी नहीं किया, और अगर सरजद किया है तो उनके वोट काउंट करें, उसके बाद उनको डी सीट कर दें। बिल्कुल ठीक। तो ये मामला लीगल प्रिंसिपल भी है कि कमीशन ऑफ मतलब ऑफेंस होगा तो फिर उसके बाद सजा, तो ये कहें कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है, हाँ, इंटेंशन के ऊपर सजा नहीं हो, फिर आप कर, और आप कहते हैं जी कि ये काउंट भी ना करें, ठीक, और इनको जो है वो कर दें। एक तो ये बात होगी। वो था इस रिसेंट पास्ट में जो एक फैसला था ना मानने का। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल हमेशा तारीख गवाह है कि उन्होंने जो भी मुतालबा किया है कानून और आइन के दायरे में रह के किया है, और किसी एक पार्टी की साइड लिए बगैर इम्पार्शल और न्यूट्रल अपना किरदार अदा करते हुए की है। ठीक। अभी भी जब ये पहले पिटीशन फाइल हुई, उसमें उन्होंने बतौर इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल को बुलाया, हम गए,
वहां हमने भी यही कहा कि जी कि आप फुल कोर्ट बनाएं और टाइम एंड अगेन अपनी प्रेस रिलीज भी मुतालबे की सूरत में दोहराते रहे कि इसका वाहिद हल फुल कोर्ट है। अभी भी जब ये मैटर पेश हुआ इसमें तो हमें इस दफा ऑनरेबल बेंच ने हमें नहीं तलब किया। अच्छा, लेकिन पहले दिन से इसमें भी हमारा मुतालबा हमने यही दोहराया कि आप फुल कोर्ट बुलाएं। लेकिन आज तो उन्होंने कहा है कि वकला को जो है वो खड़े होना चाहिए। मैं खुद गया वहां पे, जी, मैं खुद गया, मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मैं बड़े दुखी दिल के साथ यहाँ आया हूँ, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, बाहर जो बात हो रही है वो इतनी खौफनाक है कि इसमें इस इदारे की साख को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने फरमाया कि आप लेट आए हैं, आप मेरे चैम्बर में आए, बड़ी मेहरबानी उन्होंने की। मैंने कहा जी आप अगर फुल बेंच नहीं बनाना चाहते, अब मसाइल कुछ ईगो के भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी सॉरी टू से पीटीआई इस बात पे नहीं आ रही कि फुल कोर्ट बनाए, वो क्यों आए, कहें अगर उन्होंने इस मामले का कोई हल तलाश करना है वो रिक्वेस्ट करें। पीडीएम वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा। बार काउंसिल्स रिक्वेस्ट कर रही है कि फुल कोर्ट बनाए, नहीं बना रहे। अब वैसे पीटीआई का तो उन्होंने कल मेरा ख्याल है इमरान कहा है जी, खान वो साहब सिर्फ ने कहने की हद तक कहा है। नहीं, हमने कहा है अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की सवाबदीद के बगैर है ना, हमने ये कहा मुतालबा करें ना जी, रखें। नहीं, चीफ जस्टिस साहब अगर बनाना चाहें लार्जर बेंच फुल कोर्ट तो हमें कोई इतराज नहीं। जिस तरह ये कोई कह रही है, लेकिन ये हमेशा से चीफ होने जस्टिस चाहिए। जब लेकिन ये चीफ जस्टिस हमेशा करता है। मगर बात तो फिर ये आ गई कि इनका कहना है कोई मसला नहीं, ये सवाबदीद तो फिर अभी फिलहाल आज की तारीख में ये सवाबदीद तो चीफ जस्टिस मेरी गुजारिश सुने, ये सवाबदीद के और में ये बात ना करें। देखिए इनको कैटेगरिकली कोर्ट में आके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जनाब हम समझते हैं कि इस बोरान से बचने का वाहिद हल फुल कोर्ट है, आए, ये भी मुतालबा कर रहे हैं, हम भी करते हैं, आप बनाएं। अच्छा, उसके बाद अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब नहीं बनाते, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त तक अच्छा चीफ जस्टिस साहब का प्रीरोगेटिव है कि वो बनाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक? मैं ये कहना चाह रहा था कि हम बनाएं, वो मुतालबा करें, ये करें, वो करें, भाई इज्जत वकार जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है, उसकी कस्टडी तो सुप्रीम कोर्ट के पूरे, जिसको कोर्ट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसमें तमाम जजेस शामिल हैं, उन पे है। और ये तो उन पे मुकर्रर है कि वो अपने इदारे का वकार जो है या एक न्यूट्रल आर्बिटर का रोल जो है उसको अवाम के सामने पेश करें। अच्छा, फुल बेंच बनाने में आर क्या है, पुरानी रिवायत है, यहाँ पे पुरानी रिवायत है। अगर किसी जज साहब पे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जज साहब पे एतराज़ सही है या गलत है, लेकिन अगर कोई फरीक जो है किसी एक जज साहब पे एतराज़ कर दे तो वो अपने आप को खुद ही रिक्यूज कर लेते हैं कि हम इस कंट्रोवर्सी में कौन पड़े। भाई सब बराबर हैं यहाँ पे, अगर 16 जज हैं तो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। जैसे आपने कहा था कि इट इज द आर्ट ऑफ लीडिंग इक्वल्स, इट इज द सीनियर मोस्ट अमंग्स इक्वल्स। तो जब सारे बराबर हैं और कोई एतराज मोतरेज हो जाता है तो कहते हैं मेरा भाई देख लेगा। थोड़ा सा लीगल क्वेश्चन है और वो मैं ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के सामने रखूंगा कि वो जो जस्टिस काजी फायज ईसा और जो जजेस अभी कह चुके हैं कि हमें 184 के मामला सुनने ही नहीं चाहिए, तो क्या अगर फुल कोर्ट बनाने का फैसला होता है तो क्या वो फुल कोर्ट में आएंगे या नहीं आएंगे? मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है ये जो इंतखाबात के अल्तवा का केस, फुल कोर्ट का मुतालबा, इससे जुड़े जो कानूनी और सियासी मामलात हैं। मिस्टर गौर साहब, जो मैंने 184 के हवाले से जो है वो बात की, आज जो जस्टिस जमाल खान मंदोखिल साहब का इख्तलाफी नोट हमने जो है वो देखा, उसमें भी बड़ी संजीदा, बड़ी सीरियस बातें जो है वो की गई। उन्होंने कहा कि 1 मार्च का अक्सरियती अदालती हुक्म जो है वो अभी जारी नहीं किया गया और इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और मुश्किल में नहीं डालना चाहता अपने साथी जजेस को। तो ये क्या आप इसको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कम्युनिकेशन, ऑनरेबल जजेस की तो आपस में बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देयर आर 16 पीपल आफ्टर ऑल। जी देखिए, जो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जज साहिबान एक दूसरे के खिलाफ लिखते हैं और इसका मतलब है कि इनकी इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एक दूसरे को कंसल्ट करे। अदरवाइज अगर जज साहिबान बैठे तो वो जजमेंट लिख ही नहीं सकते अनलेस अनटिल वो जो जजमेंट उन्होंने लिखी है वो आपस में डिवाइड करे, उसको सर्कुलेट करे, उस पर बहस करे, शायद मेजॉरिटी वाला माइनॉरिटी बन जाए, माइनॉरिटी वाला भी कन्विंस होकर के मेजॉरिटी बन जाए। ये तो उनके एक इंटरनल प्रोसेस है और उनके लिए ऑल वी कैन डू इज
हमको उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं, बट दे हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव देमसेल्व्स। अच्छा, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बाहर से किसी ने नहीं आना। उन जजेस आपस में एक दो, क्योंकि रेगुलरली उनको चाहिए कि अपना फुल कोर्ट रेफरेंस कॉन्फ्रेंस किया करे और इसी में से सारे जो डिस्प्रेंसेस है वो हमेशा से रिजॉल्व कर लिया करे। अगर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कोई लेप्सेस है, उन्होंने बेंचेस पे नहीं बनाना है, उनको भी बनाना चाहिए, लेकिन जज साहिबान को ये बाहर आने के लिए नहीं करने चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप ये ऑर्डर में लिखते हैं फॉर इंस्टेंस, क्योंकि पब्लिक में लेके अदालत के अंदर हो रही है, नहीं तो ये अदालत के अंदर होती है, ऑब्जर्वेशंस में हो रही है, बिहाइंड द डोर अगर आप उनको देखें तो दे आर ऑल जजेस इक्वल है। तो अगर है तो ये एक दूसरे के साथ इनफॉर्मली शायद उस्मानी साहब जरा साथ आ गए, मैं चाह रहा हूँ जरा जस्टिस सीनियर मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी जस्टिस रिटायर्ड शायद उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये को थोड़ी जरा हमारी रहनुमाई करें कि ये जो आज सर्कुलर और जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैसले की बात हो रही है कि एक तरफ वो रजिस्ट्रार का सर्कुलर है जो आज हमने देखा और दूसरी तरफ वो फैसला है 2-1 का, तो कौन मुकद्दम ठहरेगा इस मामले में? देखिए, वो काजी फाइजा की जो जजमेंट थी वो तो अपनी जगह पर उन्होंने ये कहा था कि चूंकि कोई रूल्स नहीं बने थे 184(3) आर्टिकल 184(3) के तहत, तो इस वजह से सो मोटो नोटिस नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन वो चूंकि आम सो नोटिस तो हो चल रही है, आज से नहीं चल रही है, 1999 से चल रही है। हाँ, तो वो तो उनका जो फाइंडिंग थी वो अपनी जगह पर, लेकिन वो सुपरसीड हो गई क्योंकि फैक्चुअल पोजीशन जो है सुप्रीम कोर्ट पे ये कि सो मोटो नोटिस दी जा रही है आजकल और लेती जा रही है। वो क्यों उसको लेना चाहिए, कितने आदमियों को लेना चाहिए, कितने आदमियों को फैसला करना चाहिए, कितने जजेस को, एक चीफ जस्टिस की वजह से होना चाहिए, ये एक अलग बहस है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में वो उस सर्कुलर उसकी जो काजी फाइजा की जजमेंट की जो वैल्यू है वो नहीं रहती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि जो प्रेवलेंट पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट की वो मेंटेन हो। तो मेरे ख्याल में उनकी जजमेंट की अहमियत जो है वो अब नहीं रही। सर ये फरमाइएगा, ये आगे का रास्ता आपके नजर में, अब ये इतनी जो डिविजन्स हम देख रहे हैं, क्या होना चाहिए बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए, असल में सारी प्रॉब्लम जो शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो इस वजह से शुरू हुई है क्योंकि सारे जो पावर्स हैं बेंच बनाने के, कौन सा केस किस बेंच के सामने पेश किया जाए, ये सब फैसले जो हैं वो सब चीफ जस्टिस के पास रखे गए। जब कोई चीज एक आदमी के पास रखी जाती है तो उसमें यकीनन डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये पहले इंडिया में भी हो चुका है। इंडिया में तो 2 जजेस हैं कोर्ट के, वो तो प्रेस में चले गए थे, जाके प्रेस स्टेटमेंट दी थी। तो ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस फैसला करे कि कौन सा केस किस जज के सामने लगे? तो ये सारा कसूर ये है कि जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए गए हैं उसमें ये हुआ है कि चीफ जस्टिस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी गई हैं, और वो मेरे ख्याल उसमें चेंजेस होना लाजमी है। और वो अभी कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन मकसद तो उनका सही है, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, यानी वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त का। मैं हसन नजर साहब इस पे एक चीज की वजाहत करें, जब आप फुल की डिमांड कर रहे हैं और साथ फिर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून की डिमांड ये रही है कि जो 63A वाला है और इससे जो जुड़े मामला हैं कोर्ट इनको भी जो है वो देखे, तो ये भी आप चाहते हैं कि फुल कोर्ट के अंदर, फुल कोर्ट के सामने यही सवाल, ये तमाम सवालात भी आए? देखिए, जो वो पंजाब असेंबली वाला केस है उसकी तो रिव्यू पेंडिंग है, हाँ, तो उस पर तो अभी बात नहीं करनी चाहिए। मैं उस वक्त नून का मुवक्कफ बयान किया था कि वो पार्टी ये कह रही है और दूसरी पार्टी ये कह रही है, सो उस पे तो चूंकि रिव्यू पेंडिंग है। बाकी जो बात है, लेकिन ये अच्छा, खैर मैं ये डॉक्टर साहब से पूछता हूँ क्योंकि जुड़े हुए सवालात तो हैं। दूसरा कौन सी आपकी बात की? दूसरा मैं यही पूछ रहा था कि जो इसके बाद जितने भी सवालात हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड, वो फिर साथ ही जो है वो सुने जाने चाहिए, फुल कोर्ट अगर बनता है। हाँ बिल्कुल, एक बात ये आ रही है कि अगर फुल कोर्ट बनेगी तो टाइम बहुत ज़ाया होगा। मैं समझता हूँ कि 2 दिन, 6 दिन, हफ्ता अगर ज़ाया भी हो जाता है तो
इस इदारे की बका के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए अगर ये 7 दिन की कुर्बानी देनी पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। फुल कोर्ट बन जाए, सारी री हेयरिंग हो जाए, सारे करें, तो मैं कौन सी फिर फरीक होगी जो ये कहेगी कि नहीं जी ये मैं नहीं मानूंगा, ये फैसला गलत है। ठीक। एतराज वहीं पे उठता है जब पिक एंड चूज की जाती है, और पिक एंड चूज आपके सामने है। चंद मखसूस एक जजेस मखसूस केसेस के लिए बन जाता है बेंच, ठीक। बाकी जो है वो शोर मचाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसके लिए इसका जो सेफ एग्जिट है वो मुझे तो नजर आ रहा है फुल कोर्ट में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाकी मामलात भी आप चाहते हैं 63A वाले, अगर फुल कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाम सवालात जाने चाहिए। एक मामला तो सेंटर स्टेज है ना, इन सबको लंप जरूर जाने चाहिए। आई मीन अगर ये तो जो ब्रदरहुड ऑफ जस्टिसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट है जिसको आप कहते हैं, ये उन्होंने फैसला करना है कि वो क्या क्या चीजें सामने लाके डिस्कस करेंगे। इस वक्त तो एक केस सामने पड़ा है ना, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, थोड़ी आपने जो बात की मैं उसको आगे बढ़ाता हूं, कि मैं जब कॉलेज के ज़माने में था तो हमारे यहाँ जो एनसीसी के कोई होते थे मामला, तो एक मैंने रिट पिटिशन की, और रिट पिटिशन जिन जज साहब के पास लगी उनके साहबजादे से बहुत दूर पार की वाकफियत थी। अच्छा। मैं उनका मेरे करीबी दोस्त नहीं था, दूर पार की वाकफियत थी। तो उन्होंने कहीं एक आध मरतबा घर में कहीं आते जाते देखा होगा। जैसे मैं कोर्ट में एंटर हुआ तो उन्होंने कहा द पार्टी इज नोन टू मी। अच्छा। और अपने आप को रिक्यूज कर लिया। अब ये सोचिए तब की बात है, वो एनसीसी के 20 नंबर का मामला था, और किसी और एक और जस्टिस के पास लगी, उन्होंने 3 सेकंड में उड़ा दी रेट हमारी। तो मुझे नुकसान हुआ ना, 20 नंबरों का नुकसान हुआ। लेकिन आज भी उन जज साहब की देखिए मेरे दिल में कितनी इज्जत है कि मैं प्रोग्राम में आपके कह रहा हूं कि सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कोई एक आध मरतबा, मेरे करीबी दोस्त, मेरा को बहुत ज्यादा आना जाना नहीं था, उन्होंने कहीं देखा वेखा होगा कि इस लड़के को मैंने कहीं देखा हुआ अपने बेटे के साथ, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। और बड़ी पुरानी आपके यहाँ रिवायत है कि अगर कोई भी एक फरीक एतराज कर दे तो जजेस खुद ही कहते हैं कि हमें अपने आप को इससे अलहदा कर लेना चाहिए, बिकॉज जस्टिस होना भी चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। अब अगर फरीक जो है वो नाम ले लेकर मोतरज हो रहे हैं और आप इंसिस्ट करते रहें कि हम ही रहेंगे, या कभी हट जाएं और कभी फिर वापस आ जाएं, यानी एक ही केस में पहले आप किसी भी वजह से कहें कि मैं अपने आप को रिक्यूज करता हूं, फिर आप कहें कि वो तो जुमेरात थी, अब आज तो मंगल बुध हो गई है, तो मैं दोबारा से आ जाता हूं। ये बातें बाहर से आती थी, अब ये आवाजें अंदर से आ रही हैं। एक गुजारिश ब्रेक के बाद जरा कहना, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद वापस आ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर गौहर साहब, आप बात करना चाह रहे थे वो फुल कोर्ट के हवाले से। फुल कोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, जिस तरह इन लोगों ने फरमाया है, तो अगर ऐसा ही है तो फुल कोर्ट तो सुबह बननी चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे पहले ये देखें कि फुल कोर्ट किस पर्पज़ के लिए आप बनवा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसमें आर्टिकल 184 की सारी जो जजमेंट काजी फाइजा ने दिया उसका तज़किरा हो, उसमें अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी जो सोमोटो रिलेटेड केसेस है उसका तज़किरा हो, उसमें जजेस की वर्किंग रिलेशनशिप का तज़किरा हो, और वो जजेस जो कहते हैं जो उनकी रिजर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, ये डिसीजंस और ये केसेस और ये कंट्रोवर्सीज तो कभी उस फुल बेंच में और उस फुल कोर्ट में फैसला ही नहीं होना जो इस पिटीशन की सुनने के लिए अगर बनेगा। लेकिन ये तो फुल कोर्ट के हवाले से कम से कम लेट्स से अगर इस बेंच का फैसला आता है और अगर एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत जो है वो उस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, उस फैसले को नहीं मानते, तो फिर कम से कम ये गिला तो दूर हो जाएगा ना इनका, हुकूमत का। ये फोरम शॉपिंग होगी। आज भी चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी है कि ये फोरम शॉपिंग होगी। अगर एक बेंच का फैसला आ जाता है, 3 मेंबर बेंच पे ये मुश्तरका, पहले भी ऐसे फैसले आते रहे। यूसुफ रजा गिलानी का जो फैसला है, जो सबसे ज्यादा जिसको सेलिब्रेट किया था PMLN ने, वो आया था 3 मेंबर बेंच का, और 3 मेंबर बेंच ने ही यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज दिया था। ये वही 3 मेंबर बेंच है। लेट्स नॉट क्रिएट अ लॉ विद इन अ लॉ। अगर 3 मेंबर बेंच का फैसला आता है, वो आईन और कानून के मुताबिक एज गुड है एज फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन अगर आ गया तो इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। जुडिशरी, जारी बात है, वकला की तरफ बेंच का भी और बार का जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। किस तरह से चाहेंगे इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, और फिर वकला की क्या असिस्टेंस हो सकती है बार काउंसिल्स की इस मामले के अंदर? कि मेरा एक ईमान है कि बार एसोसिएशंस और वकला ने जब कभी भी कोई मुतालबा किया है, तारीख गवाह है इस बात की,
वो हमेशा सच साबित हुआ है और दुरुस्त साबित हुआ है। हमने मुतालबा जब भी ये रखा, फुल कोर्ट का रखा, और आज जहां तक हमने मुतालबा कर दिया कि अगर कोई मसला है, आप फुल कोर्ट फुल बेंच नहीं बनाना चाहते तो एटलीस्ट इतना कर दें कि फुल कोर्ट मीटिंग कर लें। देखिए बात ये है कि चीफ साहब ने भी आगे से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि बेंच बार के बगैर कुछ नहीं है और लाइक वाइज बार भी बेंच के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल वही आर लाजमो मलजूम, एक दूसरे के बगैर हम कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल तयशुदा हकीकत है कि मामलात को अगर हम दुरुस्त सिमत ले जाना चाहते हैं तो हर पार्टी को एक दफा जरूर स्टेप डाउन करना पड़ेगा। थोड़ा ईगो थोड़ा सा अपने पीछे जो है वो हर पार्टी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा और फिर मामलात। दर्जा हरारत कम करने की बात आज चीफ जस्टिस ने भी जो है वो की है। मुमकिन है कोर्ट के अंदर और बाहर टेम्परेचर नीचे आ सके? ये मेरे ख्याल में कर देना चाहिए, आज ही कर देना चाहिए था। तो मैं इस पर क्या तबसरा करूं? उन्होंने फरमाया कि कोर्ट दर्जा हरारत कम कर देना चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आज ही कर देना चाहिए था। देखिए मामला जो है अब है लेजिटिमेसी का। मैं कोई कानूनदान तो हूं नहीं, कानूनी पेचीदगियों को समझता भी नहीं हूं, तो मैं तबसरा भी नहीं कर सकता। जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं माशाल्लाह माहिर कानून है दोनों। मैं तो सिर्फ ये समझता हूं कि मुआशरे के अंदर सबसे अहम चीज जो है वो लेजिटिमेसी होती है। ठीक। और जब मुआशरे में से आपकी लेजिटिमेसी खत्म होनी शुरू हो जाए तो फिर आप 3 का लाजिम होगा या 5 का लाजिम होगा या मलजूम होगा। वो 2 का फैसला था या 3 का था, 3 का फैसला तो परसों जस्टिस फाइज की काजी फाइज ईसा ने भी किया है। ठीक। तो वो भी फैसला है, मगर ये तो कानूनी नुकसान है, इस पे मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूं कि जो लेजिटिमेसी हमारे इदारों की है वो रिस्टोर होनी चाहिए। हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि जो भी फैसला है ये फैसला सही है और ये न्यूट्रल है। राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, हसन रज़ा साहब, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।